हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम बिंदास। आप भी होंगे बिल्कुल वरना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तुम कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों भीग गए संसार की बातों से तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। कहना इसी नई जिद के साथ शुरू करने जा रहे हैं आज अपनी क्लास। तो देखिए, बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट सारणिक। सारणिक कहता है कि मैं मैट्रिक्स को बना दूं एक। सारणिक क्या बोलता है? आ मैट्रिक्स मैं तुझे कर दूं एक। फिर भी मैट्रिक्स की समाइल है डिटर्मिनेंट, उसकी सारणिक होता है वो मैट्रिक्स की क्या होती है? एक खुशी नुमा अंदाज होता है। तो हमने उसी ही सारणिक की बात करने जा रहे हैं। सारणिक होता क्या है रियलिटी में? जो आपके पास आव्यूह था, उस आव्यूह के वर्गाकार रूप का जो हल होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं? सारणिक। आपके सामने स्क्रीन पे आ चुकी है डेफिनेशन, तो आप देख सकते हो। तो देखिए, सारणिक होता है आपके पास है कोई भी एक वर्गाकार, यदि आपके पास से आव्यूह है, आप आव्यूह से परिचित हो, आई हो। यदि आपको आव्यूह की डिटेल नहीं है तो आप इस क्लास को यहीं स्टॉप कर पीछे की क्लास को देख सकते हो। मैंने मैट्रिक्स पे पहले से ही आपके लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो देखिए, आव्यूह होता है, आपने आव्यूह के प्रकार में पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह पड़ा हुआ है। पंक्ति आव्यूह होता है, उसके अंदर आपने कहा था कि जो आपके पास m होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। स्तंभ आव्यूह में आपने कहा था n इक्वल होता है 1 के। और यदि आपके पास कोई आव्यूह है वर्गाकार, कौन सा आव्यूह हो? वो वर्गाकार आव्यूह। तो वर्गाकार आव्यूह की आपको पता है कि कंडीशन होती है m इक्वल टू n, मीन्स पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या हमेशा क्या रहती है? बराबर। आप एग्जाम्पल की बात कर सकते हो। आपने एक अवयव लिखा एक, आपने एक अवयव लिखा है एक, ये भी आपके लिए एक पंक्ति और स्तंभ दोनों आव्यूह के साथ साथ एक वर्गाकार आव्यूह भी है, क्योंकि इसमें m और n दोनों की वैल्यू कितनी होती है? आपके पास एक एक होती है। दोनों की वैल्यू कितनी है इसमें? एक, मीन्स एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल वर्गाकार आव्यूह का आप लिख सकते हो a b c d। एक कितनी कोटि का? 2 इंटू 2 कोटि का क्या है आपके पास? वर्गाकार आव्यूह। सेम के सेम कंडीशन 3 इंटू 3 के लिए आप बोलो तो साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, एक्स की स्क्वायर, वाई की स्क्वायर, एक्स वाई। एक 3 इंटू 3 कोटि का आपके पास क्या है? वर्गाकार आव्यूह। आपको पता है किसी भी आव्यूह में अवयव भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, त्रिकोणमितीय फलन भी हो सकता है, या फिर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोई बहुपद भी हो सकता है। तो इन्हीं के आधार पे इन सारे जो आव्यूह थे, इनका जो हल होता है, एक निश्चित रिजल्ट होता है, उसको ही अपने क्या बोलते हैं? सारणिक। सारणिक को आप रिप्रेजेंट करते हो एक के साइड में दो वंश, एक के साइड में आपको जैसे मापांक फलन को शो करते हैं उसी तरह से एक के साइड में आपने मापांक लगाया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, मापांक और सारणिक में बहुत डिफरेंस होता है। आपने कहा ए का मापांक, तो देखिए आपके पास आव्यूह था ए, इसका मापांक, इसका सारणिक क्या बनेगा देखेंगे आगे। बी का सारणिक क्या होगा? सी का सारणिक क्या होगा? इसी तरह से 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 के भी अपने क्या निकाल सकते हैं? सारणिकों के मान। तो उनको नेक्स्ट कंटिन्यू रखने के लिए आपने आई होप डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लिया होगा। आपने पीछे की क्लासों से जुड़कर अच्छे से तैयारी भी की होगी। तो देखिए, आपके पास है 1 इंटू 1 कोटि का जो भी वर्गाकार आव्यूह, उस वर्गाकार आव्यूह का हल होता है जो उसका सारणी का मान होता है, वही अवयव होता है जो उसके अंदर आपको दे रखा है पहले से। वही क्या होता है आपके पास अवयव जो आपको पहले से गिवन है। इसी तरह से
यदि आपके पास 2 इंटू 2 कोटि का कोई वर्गाकार अवयव है, 2 इंटू 2 कोटि का क्या है, वर्गाकार अवयव, तो उसके हल के लिए सबसे पहले उसके जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों का गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा। आपने कहा a का d से गुणा किया, a इंटू डी, फिर माइनस का सिंबल के साथ आपको जो इसके बचे हुए अवयव द्वितीय विकर्ण के अवयव है उनका भी क्या लिखना होता है, गुणा। तो आपने c इंटू बी लिखा। ये होता है 2 इंटू 2 कोटि के किसी भी वर्गाकार अवयव का हल, जिसको आप बोलते हो सारणिक। 2 इंटू 2 का सारणिक बनाने का पैटर्न सिंपल है। इसका रिजल्ट आपके पास हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है रिजल्ट क्या हो, नेगेटिव। इसका मीनिंग की एक मापांक और सारणिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मापांक के अंदर कोई संख्या आती है तो उसका रिजल्ट फिक्स होता है। यहाँ पे ए डी सी बी इनके ऊपर डिपेंड करेगा, चेंज हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती है अपनी 3 इंटू 3 कोटि के सारणिक का हल। इसके लिए देखते रहिए स्क्रीन की ओर। तो देखिए 3 इंटू 3 कोटि का कोई मैंने अवयव माना, मान लो आपने अवयव माना हुआ है, एक संख्या के रूप में मानने जा रहा हूं मैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। आपने एक 3 इंटू 3 कोटि का क्या माना हुआ है, अवयव, जिसको पहले ए और बी को आपने डिनोट कर चुके हो। 3 इंटू 3 के लिए मैंने सी का ही यूज किया, मैंने सी ही लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखो आपको इसके सारणिक का मान निकालने के लिए किसका मान निकालना है, सी का सारणिक। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक पंक्ति या स्तंभ आपको अपनी स्वेच्छा से फिक्स करना होता है। मान लो मैंने पहली पंक्ति को ही क्या किया है आपके सामने, फिक्स। मैंने कौन सी पंक्ति को फिक्स किया है, पहली पंक्ति को। पहली पंक्ति को आप डिनोट करते हो R1 से। R1 के सापेक्ष आप क्या करते हो, प्रसार। R1 के सापेक्ष क्या करोगे, प्रसार। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पे देखो आपने पहला एलिमेंट उठाया, पहला एलिमेंट आपके पास पहला अवयव है क्या, A11। इस A11 के लिए इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ, A11 के लिए इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ो, बाकी बचे हुए सारणिक का हल। आपने ये अवयव छोड़े, आपने ये भी अवयव छोड़े, बाकी बचा हुआ 1 2 इंटू 2 कोटि का सारणिक है, जिसका हल आपको पता है इनका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो A22 का गुना होगा A33 से, इसमें से माइनस किया आपने A32 A23 को। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। दूसरा एलिमेंट देखो आपके पास इस पंक्ति में दूसरा अवयव आता है A12। कौन सा आया, A12। तो देखिए यहाँ पे A11, 1 और 1 होता है 2, 1 और 1 में होता है 2। जब आपके पास इन संख्याओं का योग, जो अवयव पंक्ति और स्तंभ की संख्याएं हैं उनका योग सम होता है तो सिंबल यूज करना है प्लस का। यदि इनका योग विषम हो तो आपको सिंबल यूज करना है किसका, माइनस का। आपने लिखा A12 माइनस का, आगे सोल्व कर दो। इसी की पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ा, बाकी बचे हुए अवयवों का वही तरीका, गुना कर दो। आपने कहा A21 A33 माइनस में आ जाएगा A31 A23। वेरी सिंपल। इसके बाद देखो आपने पहले अवयव का आपने सॉल्व किया, दूसरे अवयव को भी आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब कौन सा अवयव आएगा पहली पंक्ति में, तीसरा अवयव। तो तीसरे अवयव के लिए 1 और 3 होते हैं 4, 4 के लिए सिंबल कौन सा यूज करोगे, प्लस का। आपने लिखा A13 प्लस में इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद जो अवयव बचे उनका गुना A21 इंटू में A32 माइनस का A31 इंटू में A22, A31 इंटू में A22। वेरी सिंपल प्रोसेस है। आपने कहा C के सारणिक का मान आपको कई जगह है देखने को मिलेगा, A11 A22 A33 माइनस A32 A23, यहाँ तक तो सेम है। इस माइनस को उसने प्लस में चेंज किया तो आप इस माइनस को इसके अंदर लिखोगे।
आपने इनके एलिमेंटों को चेंज करके लिखा A23 माइनस का A21 A33, प्लस में लिखते हो A13 A21 A32 माइनस A31 A22। ये होता है आपके पास 3 इंटू 3 कोटि के सारणिक का मान। इसी तरह से आप यदि आपके पास 4 इंटू 4 का है तो पैटर्न वही, एक पंक्ति को फिक्स करोगे, उसके सापेक्ष क्या करोगे, प्रसार, उसकी पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ा, बाकी बचे हुए 3 इंटू 3 कोटि के सारणिक का क्या रखोगे आप, मान। इसी तरह से 5 6 कंटिन्यू आपको चलना है, आपका स्टेप फिक्स है, आपके जो पद है वो फिक्स है, आपको इन्हीं टर्मों से क्या करना है सारा काम। तो वेरी वेरी सिंपल रहता है आपके लिए प्रोसेस। इसके बाद आप इसी के सहायता से बहुत सारे उपयोग कर सकते हो। आपने आव्यूह के कुछ पंक्ति या स्तंभों को चेंज किया था, उसी तरह से आपके पास सारणिक में भी कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ये जो आपके पास सिंबल होते हैं इनको भी आप डिसाइड कर सकते हो। आपको जैसे मैंने बताया है, यदि रिजल्ट सम हो तो आप उसके प्लस लिखते हो, यदि रिजल्ट विषम हो, यदि आपका उनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्याओं का योग क्या होता है, विषम, तो आप उनको क्या लिखते हो, माइनस के सिंबल के साथ। उसी तरह से आपके पास सारे के सारे रूल अप्लाई कर सकते हो आप। तो उन रूल्स की बात करते हैं, सारणी के कुछ गुणधर्म होते हैं, अपने उनकी बात करते हैं। अब देखिए सारणी के गुणधर्म। आपके पास सारणी के गुणधर्म की पहली प्रॉपर्टी आती है कि आप किसी भी सारणिक है आपके पास कितनी भी कोटि का हो, जैसे अभी अभी अपनों सी को बनाया था उसके अवयव लिखता हूं मैं 1 2 3 -1 2 3 1 -2 3। इस सारणिक के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को आप एक निश्चित संख्या से गुणा कर सकते हो। आप इस सारणिक के किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ के पदों को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, लेकिन यदि आप किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करोगे तो उसका मान है वो उतने गुना हो जाएगा। यदि बराबर मान रखना चाहते हो तो उस संख्या को आपको क्या लिखना होगा, बाहर भी। मीन्स आपने कहा कि सी का सारणिक है, यदि ये वाला था, आपने किसी पद के से मल्टीप्लाई किया तो आपको के का इसमें डिवाइड भी देना पड़ेगा। पहली पंक्ति पे अप्लाई किया तो के 2k 3k -1 2 3 1 -2 3। सिंपल सा रूल है कि आप किसी एक पंक्ति को गुना करोगे तो उसमें भाग भी देना पड़ेगा आपको सारणिक में, तो ही मान क्या होगा, बराबर, वरना सारणिक का मान क्या हो जाता है, के गुना। सिंपल सा रूल है। लेकिन आपने आव्यूह में ध्यान दिया हो तो आव्यूह में आप किसी संख्या का गुना करते हो तो पूरा का पूरा आव्यूह मल्टीप्लाई होता था, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता। इसी तरह से आपके पास दूसरी प्रॉपर्टीज आती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप किसी भी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में बदल सकते हो। दो पंक्ति या दो स्तंभ होते हैं, उनको आप आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। मीन्स R1 को आप R2 में बदलो, या फिर आप चाहे C1 को C2 में बदलो। आप इंटरचेंज कर सकते हो, दो या दो पंक्तियों को आपस में बदल सकते हो, परस्पर चेंज कर सकते हो। यदि आपने R1 को में चेंजिंग की तो देखिए आपके पास रिजल्ट बनता है -1 2 3 1 2 3 1 -2 3। सिंपल सा रिजल्ट बनता है अपने पास, एक साधारण सा रिजल्ट है। आपको सी का सारणिक का मान मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से आप यदि कॉलम उनके स्तंभों को बदलते हो तो भी आपके पास रिजल्ट क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। सी के सारणी का जो मान पहले था वही मान क्या आएगा बाद में। इसके बाद देखिए आपके पास तीसरा रूल अप्लाई करना है। आपको तीसरा रूल अप्लाई करना है तो उससे पहले जैसे आपको मैंने आव्यूह में सावधान किया था, चेतावनी दी थी कि आप यदि प्रारंभिक रूपांतरण का यूज करते हो, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करते हो तो आपको स्तंभ से स्टार्ट किया है तो स्तंभ से काम करोगे, यदि आपने पंक्ति से काम किया तो पंक्ति से। लेकिन वो टारगेट मैंने आपका यहाँ जो आपके वहाँ पे जो बाउंड्री लगाई थी मैंने, वो बाउंड्री यहाँ पे आपकी हट जाती है। आप किसी भी आव्यूह किसी भी सारणिक में
किसी भी पंक्ति से बाद में चेंजिंग कर सकते हो किसमें, स्तंभ में। तीसरा रूल देखिए आपके पास क्या आता है। तीसरा रूल कहता है कि आप सारणिक है जो सी आपके पास है, उस सारणिक का मान और उसके ट्रांसपोज का मान, सी का और सी के ट्रांसपोज का मान क्या होता है, बराबर होता है, कोई भी चेंजिंग है नहीं होती। यदि आप किसी संख्या से गुना करोगे तो उसमें भाग का सिंबल आ जाएगा। सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, आई होप आपके समझ भी आई होगी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, आपको चौथी प्रॉपर्टी होती है आपके पास किसी भी सारणी के लिए, वो क्या कहती है, यदि आपके पास किसी सारणी में दो पंक्ति या फिर स्तंभ क्या होते हैं, समान, दो पंक्ति या दो स्तंभ आपके पास इक्वल है, बराबर है, तो उस सारणी का मान हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। तो सारणी का मान हमेशा ही क्या होगा, 0। अब इससे 0 रिजल्ट निकालने के लिए या अपने पास से कई क्वेश्चन होते हैं जिनको अपने को प्रूव करना होता है, तो वहां पे अपने जो आपके पास प्रारंभिक रूपांतरण के रूल थे आप उन्हीं ही को फॉलो करोगे और आप क्या बनाओगे, दो पंक्ति या दो स्तंभ को एक जैसा या आपको जैसा प्रूफ करना है वैसा अपने क्या लेते हैं उनमें से कॉमन। मीन्स आपके पास वही जो पुराने रूल थे उन्हीं का आपने यूज दोबारा से कर सकते हैं। मीन्स आप एक पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद आप किसी कॉलम कोई स्तंभ है उसमें से भी आप एक कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ या घटा सकते हो। तीसरी प्रॉपर्टी अभी अभी अपनों ने बात की थी कि आप किसी भी पंक्ति को किसी निश्चित संख्या से क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। चौथी प्रॉपर्टी आपके पास है। इसके बाद प्रॉपर्टी आती है नंबर 8। वो क्या कहती है कि आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के साथ गुना कर घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। मीन्स आप एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति को किसी कांस्टेंट से गुना करके जोड़ या घटाओ कर सकते हो, आपको कोई भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती। वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज है। आई होप आपके ये भी क्या होगी समझ। ये ध्यान रखना, मैथ का अपना रूल होता है। जैसा आपके पास LIC नियम होता है सेम का सेम वैसा ही आपके पास क्या रूल होता है मैथ का। मैथ कहती है कि आपको क्लास के साथ भी चलना होगा और क्लास के बाद भी। आपको समय समय में इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे LIC में आपको महीने की महीने किस्त डालनी पड़ती है, वैसे ही मैथ का रूल है कि आपको इसमें वक्त वक्त पे समय समय पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो ही आपके क्या होगा, मैथ प्रॉफिट में रहेगा, आपको फायदा देगा, वरना आप मैथ का कोई भी यूज नहीं है। तो सिंपल सा रूल है आपका मैथ का LIC नियम। क्या कहता है मैथ का LIC नियम, आपको समझ आ गया होगा कि क्लास के साथ भी क्लास के बाद भी समय समय पे आपको क्या डालना है, इसके अंदर रिवीजन डालना है। अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कि आपके पास है जो सारणिक होता है उसके आप कुछ उपसारणिक बना सकते हो, उनके सहखंड निकाल सकते हो। क्या होता है उपसारणिक, आपके पास जो भी अवयव दिया गया था, आपके पास जो भी अवयव दिया गया था ABCD, जो शक्तिमान स्मॉल a स्मॉल b, इसका आपने बनाया था सारणिक। आपने कहा A का सारणिक था ABCD, यही बनाया था, सिंपल सा सारणिक बनाया था। इसके उपसारणिक का मीनिंग होता है आपके पास, इसके उपसारणिक को आप डिनोट करते हो M से, जिससे पंक्ति का अवयव है, पहली पंक्ति का अवयव, पहले स्तंभ के अवयव, उसका उपसारणिक क्या होगा। मीन्स इस A के लिए इसका उपसारणिक क्या होगा। तो इसकी जो पहले अवयव की जो आपके पास पंक्ति है उसको छोड़ो, इसके स्तंभ को भी क्या कर दो, हटा दो। तो आपके पास जो बाकी बचा हुआ एलिमेंट है, जो बाकी बची हुई सारणिक होती है, वही क्या होती है आपके पास इसकी, वही आपके पास क्या होता है इसके उपसारणिक का मान। D के सारणिक का मान होता है D। इसी तरह से आप मुझे बताओगे M2
टू, टू का m है, टू की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? देखिए ये रहा d, इस d की आपको वैल्यू बतानी है। d की वैल्यू आपके पास है क्या बनेगी? तो देखो d की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, वही पैटर्न, आपको इसकी पंक्ति को छोड़ना है, इसके स्तंभ को छोड़ना है, आपने छोड़ा, बाकी बचा हुआ एलिमेंट है वो क्या होता है इसका? रिजल्ट क्या मिला आपको? ए। तो सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी आपको। उप सारणी समझाया। यदि आपने उप सारणी को डायरेक्ट यूज किया तो वो है उप सारणी। यदि इन्हीं उप सारणी के साथ साथ आपने इनके सिंबल को भी यूज किया, आपने इनके क्या किया, सिंबल का भी यूज किया, इनके चिन्ह का भी यूज करते हो, मीन्स आपको निकालना है इसका कोफैक्टर सहखंड। सहखंड, सहखंड के लिए रिप्रेजेंट का तरीका होता है कैपिटल ए। इसके पैरों में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के लिए आपने पहले उपसारणिक निकाला, इससे उपसारणिक का चिन्ह भी डिसाइड कर दो। देखो एक और एक होता है आपके पास है 2। आपको पता है जब पंक्ति और स्तंभों का योग सम होता है तो आपके पास सिंबल आता है किसका? प्लस का। आपने प्लस लिखा, रिजल्ट था आपके पास है डी, मीन्स A11 की वैल्यू क्या होती है? डी। इसी तरह से आपसे मैंने पूछा था A23, आपसे मैंने M22 की वैल्यू पूछी थी, आप M22 का रिजल्ट बता सकते हो, प्लस का A मीन्स A। देखिए आपने इसी के अंदर सारणी के अंदर मान निकाला B का, मीन्स A12 का, आपके पास रिजल्ट आता है C। रिजल्ट क्या आया? C। अब देखो सहखंड में आपने लिखा 1 2, 1 और 2 टोटल कितने होते हैं? 3। 3 का मीनिंग है विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए मैंने कहा था आपको सिंबल कौन सा यूज करना है? माइनस। तो आपने क्या लिखा? माइनस C। मीन्स यदि आप किसी भी अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद बाकी बचे हुए सारणी का मान निकालो, बाकी बचे हुए सारणी का मान निकालते हो तो वो होता है उप सारणी। और यदि उनका चिन्ह भी बताओ कि वो कौन से सिंबल में होंगे, प्लस में होंगे, माइनस में होंगे, तो वो क्या बन जाता है? सहखंड। तो वो क्या बन जाता है आपके पास है? सहखंड। इसके बाद देखिए आपके पास नया शब्द आया सहखंडज। हमने पहले बात की थी सहखंड की, अब क्या शब्द आया है? सहखंडज। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में क्या है? बहुत ज्यादा अंतर होता है। सहखंडज होता है आपके पास रिप्रेजेंट करते हो आप एडजॉइंट ऑफ ए से। किसे रिप्रेजेंट करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए से। आपके पास जो सारणी का आपने सहखंड निकाला था, आपने सारणी के प्रत्येक अवयव का जो सहखंड निकाला था, उस सहखंड का ट्रांसपोज, उसका परिवर्त होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? सहखंडज। क्या बोलते हैं? सहखंडज। सर ये तो बात कुछ समझ नहीं आ रही, आपने AIJ क्या लिखा है? AIJ का मीनिंग है मुझे नहीं पता, ये 1 इंटू 1 का है, 2 इंटू 2 का है, 3 इंटू 3 का है। जितने भी कोटि का आपके पास अवयव है, प्रत्येक अवयव का सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सहखंड। फिर उसका क्या करोगे आप? परिवर्त। तो आपको क्या मिलेगा? उसका सहखंडज। तो आपको उसका क्या मिलता है? सहखंडज। देखते हैं एक एग्जांपल। मान लो आपके पास A है 1 2 3, 2 1 1, 5 -1 -के 3। आपने क्या बनाया है? आव्यूह। इस आव्यूह से आपने सारणिक बनाया एका सारणी। रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास से? 1 2 3 2 1 1 5 -1 का 3। वेरी सिंपल। अब प्रत्येक अवयव के लिए आप क्या निकाल दो? प्रत्येक अवयव के लिए आप क्या निकालो? यहाँ पे इसके सहखंडज का मान। प्रत्येक अवयव के लिए क्या निकालो आप? इनके सहखंडज का मान। जल्दी से आप करके देखो, मान बताओ जल्दी जल्दी।
तो देखिए आपने किया होगा, एक बार मैच करते हैं आंसर। आपका भी क्या यही आंसर है? देखो A11 पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ा, बाकी बचे हुए सारणी का मान 1 का गुना किया आपने -3 से, तो -3 -3 और प्लस का 1 कितने हो गए? -2। बाहर सिंबल आएगा 1 + 1 2 मीन सिंबल आएगा किसका? प्लस का। जो भी आपके पास संख्या आए उसमें यदि नेगेटिव का सिंबल है तो ध्यान रखना हेलमेट का यूज करना है। क्या यूज करना है? हेलमेट का। मीन्स एक माइनस सिंबल आपके लिए किसको डिनोट करेगा? खतरे को। दूसरा अवयव देखिए 1 और 2 सिंबल तो आना चाहिए माइनस का। आगे वाला अवयव देखते हैं, इससे 2 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, 2 का गुना किया -3 से -6 और -5 -6 और -5 माइनस के क्या बन गया आपके पास है? 11। इसी तरह से आपने सोल्व किया A13 सिंबल तो आएगा प्लस का, इस पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ा तो 2 का गुना किया -1 से, तो -2 -5 टोटल कितने बन गए? -7। यहाँ पे सिंबल आएगा माइनस का। 2 और 1 3 विषम संख्या है। इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, 2 का गुना किया -3 से -6 प्लस के 3 टोटल कितने बन गए आपके पास है? -3। टोटल कितने बन गए आपके पास है? -3। क्या चाहिए? चने? तो देखिए आपके पास से इसका अवयव निकल गया। A22 के लिए इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ा, 1 का गुना किया -3 से, तो -3 5 3 15 -15 -3 -18 बन गए। इसे 1 के लिए आपने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, 1 का गुना किया -1 से, 2 का गुना किया 5 से, 10 और माइनस का 1 माइनस का क्या बन गया? 11। 5 के लिए आपने रिजल्ट निकाला 2 -3 मीन्स -1। रिजल्ट क्या बन गया आपके पास है? -1। इसका सिंबल भी क्या आएगा? माइनस आएगा। 3 और 1 4 सम संख्या, इसका गुना किया था 2 का 1 से और 1 का 3 से। ठीक है। A32 विषम रिजल्ट बना तो सिंबल तो आना चाहिए माइनस का। साथ में क्या आ जाएगा आपके पास है? इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, तो 1 का 1 से गुना 1, 2 का 3 से गुना -6, तो माइनस के 4। इसे -3 के लिए देखिए, 1 का 1 से गुना किया 1, 2 का 2 से गुना किया 4, 3 और 3 6 सम संख्या है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और आप कह रहे हो कि रिजल्ट क्या बनेगा? -3। तो आपके पास रिजल्ट क्या मिला? -3। तो अब निकालने जा रहे हैं इसका एडजॉइंट। क्या निकालने जा रहे हैं इसका? एडजॉइंट ऑफ A। क्या बनेगा देखो, पहले के लिए प्लस माइनस 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 के 2, इसके लिए बन गए प्लस के 11। इस अवयव का बन गया रिजल्ट -7। ये बनेगा माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस के 18 माइनस माइनस प्लस के 11। इस -1 के लिए आपके पास बन गया -1 माइनस माइनस प्लस के चैम्पा और माइनस का 3। इसके बाद मैंने आपको कहा था इसका क्या निकालना होता है आपको? परिवर्त। तो आपके पास रिजल्ट आता है एडजॉइंट ऑफ A। क्या होगा? -2 11 -7 3 -18 और 5 3 -18 और 11 माइनस का 1 5 और -3। ये क्या होता है आपके पास? एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू। इससे देखो आपको एक नई कंडीशन का रिजल्ट मिलता है। आपको पता चला एडजॉइंट ऑफ A। आपको क्या पता चला? एडजॉइंट ऑफ A का मान पता चला। यदि आप इस एडजॉइंट ऑफ A के मान का, यदि आप इस एडजॉइंट ऑफ A के मान की बात करें अपने, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ A का मान और A का मान,
जो एडजॉइंट ऑफ ए है और ए इनवर्स है, इन दोनों का गुना हमेशा इक्वल होता है किसके? ए के सारणिक के। हमेशा किसके इक्वल होता है? ए के सॉरी शक्तिमान तो देखिए आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए का मान होता है वो हमेशा इक्वल होता है ए के सारणिक और ए के इनवर्स। ए के सारणिक और ए इनवर्स का जो गुना होता है उसके बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का मान। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ए इनवर्स का मान एडजॉइंट ऑफ ए के डिवाइड में आता है ए का सारणिक का मान। किसका मान आता है? ए के सारणिक का मान। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। इसके साथ आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है एडजॉइंट। यहाँ से आप ए इनवर्स की वैल्यू इजी से निकाल सकते हो, जो आपने तीसरी एक्सरसाइज में प्रारंभिक रूपांतरण से की थी उसको अपने सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चनों के आगे बात करेंगे, वहां पे अपने और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखिए आपके पास है ए इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालनी होती है। देखिए 2x2 के लिए देखिए आपको 2x2 कोटि का एक मैंने मैट्रिक्स दे रखा है। मान लो 1 3 2 माइनस का 5। इसका आपको क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो आप कहोगे सर अभी अभी अपनों पैटर्न सीखा है एडजॉइंट ऑफ ए का। सबसे पहले इसका क्या मान निकालो? एडजॉइंट ऑफ ए का मान। एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालने का पैटर्न देखिए, पहले अवयव के लिए उसकी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ा, बाकी बचा हुए अवयव माइनस का 5। इस 3 के लिए भी वही पैटर्न, 2 के लिए भी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पे 3, माइनस 5 के लिए आपके पास बन जाएगा 1। 2x2 कोटि का ही क्या मिला? एक रिजल्ट मिला। इसके साथ साथ आपको मैंने क्या कहा था? इसका करना होता है आपको ट्रांसपोज और एक आपको डिसाइड करने होते हैं इनके सिंबल। तो अब यहाँ पे करते हैं अपने सिंबल डिसाइड। देखो पहले अवयव के लिए तो सिंबल आता है प्लस का, दूसरा अवयव 1 और 2 मीन्स 3 विषम संख्या, सिंबल किसका आएगा? माइनस का। तीसरे अवयव के लिए रिजल्ट आता है माइनस का और यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है? प्लस का। मीन्स एक सीरीज चलती है प्लस माइनस प्लस, और इस यदि ऊपर प्लस है तो नीचे भी क्या आएगा? माइनस। मीन्स एक सीरीज चलती रहेगी प्लस माइनस की। मीन्स एक प्लस के बाद क्या नहीं आता? प्लस नहीं आएगा। कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होता, अलग अलग सिंबल को आपको यूज करना होता है। तो यहाँ से आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आती है? आपने सोल्व किया तो माइनस का 5, ये था माइनस 2 जो यहाँ पे बन जाएगा, और माइनस का 3 ऊपर गया और ये आ गया आपके पास 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम ए का सारणिक भी निकाल लो। ए के सारणिक का मान कितना आएगा आपके पास? देखो इसकी दोनों अवयवों का गुना आपके पास बना माइनस का 5, माइनस कर दो 2 का 3 से गुना किया तो माइनस के 6, रिजल्ट कितना बना? माइनस के 11। तो आपके पास ए इनवर्स का मान होता है वो होता है 1/1 के सारणिक का मान इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। तो ए इनवर्स बन गया माइनस का 1/11 सारणी के मान से, और यहाँ से रिजल्ट मिल गया आपको -5 -3 -2 और 1। सिंपल सा रिजल्ट मिला। लेकिन यहाँ से देखिए अपने पास एक 2x2 के लिए एक ट्रिक मिलती है, 3x3 के लिए कोई ट्रिक नहीं है अपने पास अभी। तो अपने पास 2x2 की छोटी सी ट्रिक मिलती है कि आपको 2x2 कोटि के कोई भी सारणी क्या उसके आव्यूह के इनवर्स निकालना हो, उसका प्रतिलोम निकालना हो, तो आप क्या करो, उसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उनको तो आपस में बदल दो। यहाँ पे देखो 1 -5 था और यहाँ पे -5 और 1 था, ये बना था। और जो द्वितीय विकर्ण है उनके जो अवयव है उनका क्या बदल दो आप? सिंबल। देखिए -5 मीन्स अवयव परस्पर बदलना। अवयव को आप क्या करोगे? आपस में बदल दोगे। और जो दूसरा आपके पास आता है द्वितीय विकर्ण, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके द्वितीय विकर्ण के जो अवयव थे उनका क्या बदल दोगे आप? चिन्ह बदलना। द्वितीय विकर्ण के आप क्या बदल दोगे?
चिन्ह है तो आपके पास क्या मिलता है ए इनवर्स, और उसमें डिवाइड दिया आपने किसका, ए के सारणी का, तो आपको ए इनवर्स का मान मिलता है, वरना क्या मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए। आप सारणी की सहायता से किसी भी त्रिभुज, किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आप सारणी की सहायता से किसी भी त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज है तो उसका आप क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। किसी भी चतुष्फलक है, कोई आपके पास एक 4 शेप का बना हुआ 4 कोनों वाला कोई एक 3D डायग्राम हो, जैसे आप बात कर सकते हो एक प्रिज्म की, किसकी बात कर सकते हैं अपने, एक प्रिज्म की, उस टाइप का कोई आपके पास डायग्राम हो, कोई वस्तु हो, तो उसका आप आयतन निकाल सकते हो। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो देखिए आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो हमेशा क्या होता है, जो आपके पास 3 उसके कोने हैं, मान लो x1, y1, x2, y2, z2, x3, y3, ये आपके पास है, उसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं। आपको मैंने कहा था सारणी का हमेशा वर्गाकार का होता है, इसको वर्गाकार बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या लिख लेते हो 1 1, आपने क्या लिखा 1 1, तो इसका जो रिजल्ट होगा वही क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सॉल्व करके देखो, क्या आपने जो पहले फॉर्मूले पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा 1/2, इसे x1 के लिए ये इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, बाकी बचे हुए अवयवों का गुना, y2 का 1 से गुना y2 माइनस का क्या बन गया आपके पास है y3। दूसरे अवयव के लिए देखो, आपको सिंबल मैंने कहा था माइनस का यूज करोगे आप। x2 के लिए देखो, x2 के लिए इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ा, y1 का तो गुना किया 1 से, y3 का गुना किया आपने 1 से, प्लस में x3, इसके लिए भी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ोगे तो y1 माइनस का y2। थोड़ा और सोल्व करो, आपके पास बनता है 1/2 x1 y2 माइनस का y3, इस माइनस को अंदर लिखोगे तो प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। आपके पास है वही 10th वाला फॉर्मूला जिसको आपने याद किया होगा शायद 121, 231, 312 के रूल से, 123, 231, 312 के नियम से आपने इसको याद किया होगा, वही आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलता है। यदि अब आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है मैंने, यदि इसका एक विकर्ण बनाते हो आप, ये पॉइंट आपके पास मान लो x1, y1 था, ये पॉइंट मान लो x2, y2 था, ये पॉइंट आपके पास x3, y3 था, और चौथा पॉइंट x4, y4 था। आपने 4 पॉइंट माने, आपने एक विकर्ण बनाया। देखिए आपने ऊपर वाले त्रिभुज का अभी अभी हम लोगों ने क्षेत्रफल की बात कर चुके हैं। यदि आपके पास 3 पॉइंट हो, निकाला है हम लोगों ने, जितना क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज में ऊपर होता है उतना ही क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण से नीचे वाली साइड विकर्ण होता है, उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। ये आधा था, ये क्या था आधा। यदि इसको मैं पूरा कर दूं, 1 कर दूं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास 123, 231, 312। तो इसके साथ अपनी आज की क्लास होती है कंप्लीट। अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन और इसके आंसर।